हेलो ख़वातीनो हज़रात, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी आज की यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है कि डकी भाई के केस में यूट्यूब ने कैसे वायलेट किए डकी भाई के इंसानी बुनियादी हकूक़, प्राइवेसी राइट्स और धज्जियाँ बिखेरी आईने पाकिस्तान की। तो सबसे पहले मैं आपको इस बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। हुआ कुछ यूँ कि जब आप गूगल पे सर्च करें टॉप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या रिचेस्ट यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे पहले जो नाम गूगल पे आता है वो है डकी भाई का या सादुर रहमान। तो आज की हमारी वीडियो इस बारे में है कि YouTube ने अपने ही यूट्यूबर के प्राइवेसी राइट्स, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन कैसे की। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 17 अगस्त 2025 को डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करने के बारे में एलेज किया गया है। ये एलेज किया गया है कि डकी भाई को 17 अगस्त 2025 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। टाइम, डेट और इंसिडेंट जो है उसकी डिटेल जो है वो मौजूद नहीं है, जबकि जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं डॉन न्यूज़ की, उसके मुताबिक जो है वो डकी भाई को जो गिरफ़्तार किया गया है वो एक FIR है जो दर्ज की गई लाहौर में, गिरफ़्तार किया गया लाहौर में और गिरफ़्तारी की डेट है 17 अगस्त। और रीज़न जो बताई गई है उस FIR में वो ये है, प्रमोटिंग अनऑथोराइज्ड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म लाइक बिनोमो, 1xBet एंड B9 गेम थ्रू हिज वीडियो चैनल। और जिस एजेंसी ने गिरफ़्तार किया है यूट्यूब के यूट्यूबर डकी भाई को, उस एजेंसी का नाम है द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA। अच्छा जी, अब गुजारिश कुछ यूँ है कि जो FIR में एलेज किया गया है इल्ज़ाम डकी भाई सादुर रहमान पर, वो ये है कि ही वॉज अरेस्टेड एट द लाहौर एयरपोर्ट ऑन 17 अगस्त। The case registered against him by the state through NCCIA Lahore under Section 13 electronic forgery, under Section 14 electronic fraud, under Section 25 spamming, under Section 26 spoofing of the Prevention of the Electronic Crimes Act 2016, as well as Section 294B offense offering prize in connection with trade, and Section 420 Code of Pakistan Penal Code for cheating and dishonestly inducing delivery of property। अब ये वो इल्ज़ामात हैं कि जिसके तहत डकी भाई को गिरफ़्तार किया गया है एक FIR दर्ज करके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो लोग नहीं जानते हैं कानून के बारे में कुछ तफसील से मैं बताता चलूँ कि FIR विच इज़ गॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 CRPC पाकिस्तान कानून में, वो FIR रिमेन्स अ पीस ऑफ एविडेंस एंड FIR कंटेंट्स आर सपोज टू बी a piece of allegation until and unless proved by a court of competent jurisdiction after a thorough trial। यानी कहने का मतलब ये है कि FIR जो सेक्शन 154 के तहत दर्ज की जाती है, तो उस FIR के कंटेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम होते हैं किसी मुल्ज़म पर, जब तक कि उस इल्ज़ाम को साबित नहीं कर दिया जाता अदालत में बाकायदा ट्रायल के साथ। इसी तरीके से एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, और वो ये है एक्यूज, यानी कि इस केस में जैसे डकी भाई है, एक्यूज इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट until and unless proved otherwise।
कि मुलजिम के साथ ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट अटैच होती है, चेंज है कि FIR भी दर्ज हो जाए जब तक कि मुलजिम को बाकायदा ट्रायल के बाद सज़ा नहीं दे दी जाती। तो कहने का मतलब ये है कि FIR का दर्ज होना, किसी FIR की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया, 18 तारीख को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया और 19 तारीख को जुडिशल रिमांड के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट को पेश कराया गया, जबकि सेक्शन 167 CRPC ये कहता है कि जो भी मुलजिम गिरफ्तार किया जाएगा उस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराना पुलिस की, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है। मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है कि 24 घंटे में किसी भी गिरफ्तार मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराना ज़रूरी है। जबकि इस डकी भाई के केस में ये हुआ कि 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, जैसे ही अखबारी रिपोर्ट में है, 18 को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया और 19 को इसका पहला जुडिशल रिमांड होता है मजिस्ट्रेट के पास से, और 18 से लेकर वक्तन 4 दिन का 4 दिन का 2 दिन का 2 दिन का, और अब 1 सितंबर तक इसके कंप्लीट 15 दिन हो जाने हैं जुडिशल रिमांड के। और सेक्शन 167 CRPC ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो इस नौयत के केसेस हों, तो इस नौयत के केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है वो 15 दिन का दिया जा सकता है पुलिस को, और 15 दिन का रिमांड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा 1 सितंबर को। और जब 1 सितंबर को ये रिमांड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद डकी भाई की बेल एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। और अभी मैं इस केस के लीगल जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मेरा जो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि यूट्यूब ने आपकी प्राइवेसी राइट्स, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की गारंटीड राइट्स को कैसे वायलेट किया है। अच्छा जी, अब हुआ कुछ यूँ कि जब इस केस के दर्ज होने के बाद डकी भाई को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कराया गया मुख्तलिफ वक्तों में, 4 दिन के रिमांड, फिर 2 दिन के रिमांड, फिर 4 दिन के रिमांड, वक्तन फ़वक्तन, तो वहाँ पर अदालत के प्रेमिसेस में और अदालत के बाहर डकी भाई की परमिशन के बगैर वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो वीडियोस बनाई, क्लिप्स बनाए, रील्स बनाई, शॉर्ट्स बनाई डकी भाई के वहाँ पर अदालत में पेश होने के बारे में, और फिर उन वीडियोस को, रील्स को, क्लिप्स को डकी भाई की प्राइवेसी राइट्स को इन्फ्रिंज करते हुए यूट्यूब पे अपलोड किया। और यूट्यूब पे वो कंटेंट्स जो हैं वो अभी भी अपलोडेड हैं और रिमूव नहीं किया गया। और यही मेरा क्लेम है कि यहाँ पर यूट्यूब ने ना सिर्फ डकी भाई के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है, डकी भाई की प्राइवेसी राइट्स की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इस बारे में कि हम लोग मुख्तलिफ चैट बोट इस्तेमाल करते हैं किसी बात को जानने के लिए, जैसे चैट GPT, जैसे Copilot, जैसे जेमिनी, जैसे मेटा, जैसे इस तरह से बहुत सारे चैट बोट्स हैं किसी बात को जानने के लिए। तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा फेमस इस वक्त पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर गूगल का सॉफ्टवेयर, और फिर गूगल की ही ये कंपनी जो है यूट्यूब का सॉफ्टवेयर का एक जेमिनी है, जेमिनी चैट GPT, जेमिनी AI। जब मैंने जेमिनी AI को, जब मैंने ये सारी की सारी सिचुएशन देखी तो मेरा क्वेश्चन सुने, मैंने जेमिनी AI को क्वेश्चन क्या किया, व्हाट इज़ द यूट्यूब पॉलिसी दैट समवन इज़ अरेस्टेड, जैसे कि ये डकी भाई अरेस्टेड है, व्हाट इज़ द यूट्यूब पॉलिसी दैट समवन इज़ अरेस्टेड इन एनी क्रिमिनल केस in any court and there is no permission from court or for such recording of video and nor from accused, and video is recorded of such accused person without his consent and uploaded on YouTube. What do you say? जेमिनी का जवाब सुने, ब्रेक करना। अच्छा जी, तो मैंने जेमिनी AI को, जो कि गूगल कंपनी का चैटबॉट है, यूट्यूब का चैटबॉट है, मैंने ये सवाल किया कि क्या यूट्यूब की पॉलिसी है इस बारे में कि कोई इंसान अगर किसी क्रिमिनल केस में गिरफ्तार है
और उसकी वीडियोस, रील्स, क्लिप्स और शॉर्ट्स जो हैं उसकी परमिशन के बगैर, अदालत की परमिशन के बगैर रिकॉर्डिंग की जाती है और वो अपलोड किए जाते हैं, तो फिर इस सवाल के जवाब में तुम क्या कहते हो, यूट्यूब की पॉलिसी क्या है? जेमिनी का क्वेश्चन सुने। बेस्ड ऑन माई रिसर्च ऑफ यूट्यूब ऑफिशियल पॉलिसी, there is a breakdown of their stance on videos of an accused person in a criminal case. जेमिनी ये कह रहा है कि मेरी रिसर्च के मुताबिक जो यूट्यूब की ऑफिशियल पॉलिसी है उसका ब्रेकडाउन है मुख्तलिफ मामलात में, जो कि वीडियोस किसी एक्यूज पर्सन की जो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो कि रिकॉर्डिंग की जाए और अपलोड की जाए वो वीडियो विदाउट उसकी कंसेंट के और पर्टिकुलरली अदालत की कंसेंट के बगैर और फिर उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड किया जाए। फिर उसके बाद वो यूट्यूब की जो प्राइवेसी गाइडलाइंस है वो बताता है। YouTube privacy policy on the matters falls under the privacy guidelines. The policy states that if someone uploads a video of you without your knowledge, especially in private or sensitive circumstances, and you are uniquely identifiable, ये बहुत important है, uniquely identifiable, कि आपकी पहचान शिनाख्त ना हो सके, तो फिर You can file a complaint to have the content removed. तो फिर आप उस सूरत में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे ये मजीद क्या बता रहा है? However, there is a significant nuance related to public figures. अब ये डक्की भाई के केस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि डक्की भाई ये कहता है, जेमिनी AI कहता है कि डक्की भाई क्योंकि पब्लिक फिगर है एंड न्यूज़ पर क्योंकि डक्की भाई पब्लिक फिगर्स है और न्यूज़ वर्दी इवेंट्स में इन्वॉल्व है, तो लिहाजा पब्लिक इंटरेस्ट एंड न्यूज़ वर्दीनेस की जो पॉलिसी है वो ये है कि व्हेन इवेल्युएटिंग अ प्राइवेसी कंप्लेंट यूट्यूब कंसीडर फैक्टर्स लाइक पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखेगा यूट्यूब, किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी राइट्स को यूट्यूब जो है वो मद्देनज़र बिल्कुल कतई नहीं रखेगा। And worthiness content featuring a public figure or a well-known individual engaging in sensitive behavior such a criminal activity may be allowed to remain on platform। कहता है हम लोग इस जो हमने किया है, जो वीडियोस बनाई हैं, जो रील्स अपलोड की हैं, जो शॉर्ट्स बनाई हैं, वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगी। वो ये इस रीज़न बता रहे हैं। अच्छा, अब ये रीज़न किस वजह से प्लॉजिबल नहीं है, इसी के जवाब में मैं आपको बताता हूँ। द फैक्ट दैट एन इंडिविजुअल इज अपेयरिंग इन कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग ऑफन प्लेसेस द कंटेंट्स इन दिस न्यूज़ वर्दी कैटेगरी। फिर उसके बाद वो बताता है द यूनिकली आइडेंटिफाइबल स्टैंडर्ड के बारे में बताता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फैक्टर है उसके बारे में मैं आपको गुजारिश करता हूँ। वो ये कहता है, जेमिनी ये बता रहा है इस बात को सम अप करते हुए कि इन समरी YouTube policy is not an outright ban on videos of an accused person in court, while it has a privacy complaint process for individuals who are recorded without their consent. It makes exceptions for content that has public interest or newsworthy value। यानी कि कहने का मतलब ये है आम जुबान में कि YouTube की पॉलिसी ये है कि अगर कोई पब्लिक फिगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसा YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक इंटरेस्ट की वो वीडियो है और कोई पब्लिक फिगर है, तो YouTube उसको न्यूज़ वर्दी इवेंट कंसीडर करते हुए अपलोड कर सकता है, रील्स चला सकता है, चाहे जाए कि उसमें डकी भाई ने परमिशन दी है या कोर्ट ने परमिशन दी है या नहीं दी है। YouTube को इस बात से कोई सरोकार नहीं है, YouTube में वो वीडियोस जो हैं वो डकी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसको एक और क्वेश्चन किया, वो पहले क्वेश्चन सुने आप। ओके, व्हाट अबाउट रिकॉर्डिंग अ वीडियो ऑफ समवन विदाउट हिज नॉलेज। अच्छा बताएं जेमिनी AI साहब कि अगर किसी की वीडियो उसके नॉलेज के बगैर बना ली जाए, जैसे कि डकी भाई के केस में, जस्ट लाइक इन केस ऑफ डकी भाई एज ही अपीयर्स इन कोर्ट, जैसे कि वो अदालत में पेश होता है, एंड सो मैनी people recording his video without
हिज परमिशन, व्हाट डू यू से? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो जेमिनी कहता है दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन दैट गेट्स टू द हार्ट ऑफ द प्राइवेसी एंड द मीडिया ऑफ दिस डिजिटल एज। ये आंसर है इस जेमिनी एआई का, गूगल का। वो कह रहे हैं कि दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड दैट गेट्स टू द हार्ट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द मीडिया इन द डिजिटल एज। द सिचुएशन यू आर डिस्क्राइबिंग, जैसे कि वो मैं ये डकी भाई के केस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि द सिचुएशन यू आर डिस्क्राइबिंग public figures being recorded in public spaces like court is a complex issue। YouTube भी इसको कम्प्लेक्स इशू कह रहा है, लेकिन इंटाइटल्ड नहीं समझता YouTube इस बात को कि वो डकी भाई की वीडियोस, रील्स और शॉर्ट्स को उसकी परमिशन के बगैर YouTube पे अपलोड करता जाए एज ए मैटर ऑफ राइट। YouTube भी नहीं क्लेम कर सकता इस बात को, क्योंकि ये वो YouTube का भी इंटाइटलमेंट कोई क्लेम नहीं है इस बात के ऊपर। तो YouTube कह रहा है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये कम्प्लेक्स लीगल इशू है, ये एक कम्प्लेक्स लीगल इशू है और इसमें एथिकल कंसिडरेशंस भी आती हैं।